हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम खैरियत से होंगे और बहुत वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सक्सेस स्टोरी की सीरीज काफी दिनों से नहीं आ पा रही थी, तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि एक ऐसा सीरीज लेके जाए जहां पे अभी बर्निंग इशू ना एमयू का 11th एंट्रेंस, जामिया का 11th एंट्रेंस तो निकल चुके हैं, रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह उसके। तो एमयू का 11th एंट्रेंस का के बारे में अक्सर लोग का जिज्ञासा होता है कि रैंक 1 से मुलाकात करें, तो बच्चों की बहुत डिमांड था कि रैंक 1 से मुलाकात करवाइए सर, और उनसे कुछ कुछ इश्यूज हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर बात करिए। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू हैव आवर टॉपर ऑफ रैंक 1 लास्ट ईयर, एमयू लास्ट ईयर गर्ल्स की टॉपर अन्नुश्री गुप्ता, दैट शी वाज फ्रॉम अलीगढ़ से। और बहुत रेयर होता है ना, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस है ना 2015 से लेकर अभी तक में 2021 तक में 6 टॉपर्स रैंक 1 को देखे हैं, मैंने मेंटर्ड किया है। तो उनको फाइनली देख करके एक बात तो समझ में आई है कि इंटरनल लोग टॉप में नहीं जाते, लेकिन 2018 की टॉपर रिफा खान और ये 2021 की टॉपर अन्नुश्री गुप्ता फाइनली मेकअप किया, इंटरनल बच्चे टॉप में लेके आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा गर्ल्स को लेकर मैं बात कर रहा हूं, बच्चे ना, बॉयज में तो हुआ ऐसा कि इंटरनल बच्चे टॉप करके लाए हैं। तो फाइनली वी हैव अन्नुश्री गुप्ता फ्रॉम अलीगढ़, और जिसने एमयू के 9th एंट्रेंस में भी रैंक 4। अब भाई मैंने पहले बताया था, जैसे सबिया का मैंने लिया था, उसने भी ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना, क्योंकि जब आप रैंक ले आते हैं एक एंट्रेंस में, फिर आपको अपने आप को डिजर्व, अपने आप को शो करना होता है कि नहीं यार, अब 4 आया तो 4 से ऊपर जाना है। अब 4 से ऊपर या तो 3 या तो 2, इसने तो छलांगी मार डाला भाई, 4 से ऊपर डायरेक्ट 1। तो लेट्स वेलकम अनुश्री गुप्ता टू आवर एपिसोड नंबर 6। तो वेलकम करते हैं अनुश्री गुप्ता। अन्नू, क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सर फॉर सच अ वार्म वेलकम। हेलो टू द व्यूअर्स, मेरा नाम अनुश्री गुप्ता है। मैं मेनली अलीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 8th तक की पढ़ाई सेंट फिलिप्स स्कूल में करी थी। उसके बाद 9th में मैंने एयरयू में एडमिशन ले लिया था। मेरे मदर फादर दोनों टीचिंग फील्ड में ही हैं, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, पढ़ाते हैं दोनों। और मैंने पिछले साल 2021 में जो एमयू एंट्रेंस हुआ था, उसमें गर्ल्स कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में मेरी रैंक 1 थी। बहुत सही, थैंक यू। अन्नू, एक बहुत शानदार तुमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया अपने बारे में। एक क्या ये जर्नी जो ना 9th क्लास से लेकर 9th क्लास 10th क्लास ड्यूरिंग कोरोना का वक्त था ना, ये बहुत मतलब ऐसा वक्त जब लोग कहते हैं यार, ऐसे में जो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ के गया, तो आपने भी एकदम पढ़ के दिखा दिया कि भाई पढ़ने वाले बच्चों का कोई कोरोना कुछ नहीं होता, ये सब कोरोना का रोना रोना लगा रहता है। लेकिन आप फाइनली ये प्रूफ करके दिखाएं कि कोरोना काल तो भाई दूसरों के लिए था, हम पढ़ने वाले लोग हम नहीं रुकने वाले। तो फाइनली अब ये बताइए, 11th एंट्रेंस में एमयू में, 9th एंट्रेंस में एमयू माना, क्यों एमयू में क्यों आना चाहिए? और भी ऑप्शंस थे आपके पास, एमयू ही क्यों? सर बेसिकली एएमयू एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है, इतना पुराना है। अलीगढ़ जाना जाता है बिकॉज ऑफ एएमयू, ये बात सच है। और दूसरी चीज ये भी होती है, जब आप 8 तक आते हैं तो आप अपने स्कूल में कितने भी बड़े टॉपर हो, पर 9 से आपको रियल चीजें फेस करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 11th 12th में आपको कंपटीशन की तैयारी किसी हाल में ही करनी है। तो जनरली मेरा जो मोटिव था 9th में एंट्रेंस देने का, पहले मेरा एडमिशन का था नहीं कि मुझे लेना है, बट ये था कि देखते हैं हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हम खुद तो सब अपने घर में होशियार होते हैं, पर बाहर देखते हैं कि हमसे भी बहुत ज्यादा होशियार लोग होते हैं। सही बात। मेरा एक ये था कि एंट्रेंस देते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या उतनी मेहनत है, क्या 8 तक जो पढ़ाई करी वो है अच्छी करी है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो इसलिए दिया था। फिर रिटिंग क्लियर हो गया था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था। जब सिलेक्शन हो गया तो था कि जाना है, क्योंकि मैं पहले भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। सेंट फिलिप्स की टॉपर, एक मैं रोकूंगा, 2015 की जकिया अलमास जो थी वो भी सेंट फिलिप्स की टॉपर थी, सेंट फिलिप्स से ही पढ़ा है उसने। जी सर। ठीक है। तो ये था कि छोड़ें ना छोड़ें, कि एएमयू आए ना आए। फिर ये सोचा कि सर जब आप एंट्रेंस टेस्ट देके आते हो, इतने सारे बच्चे बैठते हैं, तो जो बाकी सब आ रहे हैं वो भी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर आ रहे हैं, तो आपको वहां पे वो क्रीमी लेयर मिलेगा बच्चों का, जो सब एक लेवल पे होते हैं, सब पढ़कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन वाला माहौल मिलता है, और आप देखते हो कि अच्छा इस बच्चे ने इतनी तैयारी कर रखी है, कोई 10th भी शुरू कर चुका है, अच्छा इसका ये एम है, यहाँ कोचिंग ये, तो ये सब आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोज होते हैं वर्ल्ड को, और आप कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आपकी टेंडेंसी भी चेंज होती है कि नहीं और पढ़ना है, नए नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, नए टीचर्स मिलते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये सब सोच के मैंने डिसाइड करा कि ठीक है एएमयू में लेते हैं, नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपोज करते हैं खुद को, क्योंकि जब तक हम डिफिकल्टीज को एक्सपोज नहीं करेंगे तो तब तक हम अपनी टेंडेंसी नहीं बढ़ा सकते किसी चीज को करने की। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड करते कि नहीं लेते हैं, 9th में ही ले लेते हैं। और खास तो ये कि नजदीक है, अलीगढ़ के अपने घर के पास ही है, तो ज्यादा अच्छा है। वो मेरे स्कूल से भी पास पड़ता है, स्कूल दूर पड़ता था, ये वाला कैंपस पास। एग्जैक्टली, यहाँ से तो नजदीक ही पड़ता होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जैसे कि बच्चों को जानते हैं कि एमयू के 11th एंट्रेंस में साइंस में मैथ, साइंस, इंडो इस्लामिक और जीके आता है।
Yes, तो एक मेन कंसर्न होता है बच्चों को लेकर कि मैथ्स के 30 सवाल, क्योंकि ये भी मैंने एक बहुत अच्छे से गौर किया है कि अक्सर जो टॉपर्स निकले हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स फ्रॉम एएमयू जो रैंक 1 लाए हैं, उन्होंने पीसीबी ऑप्ट किया। आप एक रिफा खान 2018 की टॉपर, और एक आप जहां मैं जानता हूं उन्होंने पीसीएम ऑप्ट किया है। तो मैथ्स के बारे में तुम ज्यादा अच्छे से ये बता सकती हो कि मैथ्स को कैसे मैनेज करती हो, तो मैथ्स में कितना स्कोर कर सकते हैं, कैसा मैथ्स का लेवल होता है, मैथ्स कहां से पढ़ना चाहिए? अगर आप 11th एंट्रेंस का मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहते हैं तो आपके 9th 10 के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आना और कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत डिफरेंस होता है। आप क्वेश्चंस कर लेते हैं बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए, उसमें कुछ और डेटा दे दिया जाए, कुछ और पूछा जाए तो आप वो कर सकते हैं। तो मेरे केस में था, मैंने 9 10 का मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छे से क्लियर था, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, और मैंने एनसीईआरटी मेरी पूरी हो रखी थी 9th की और 10th की, बट क्योंकि जो डिलीटेड पोर्शन आज चक्कर चला था, इस चक्कर में मैंने 10th की वो टॉपिक्स फिर से करे थे, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आए क्योंकि वो डिलीटेड था। तो क्या लगा वो डिलीटेड पोर्शन से सवाल आए थे? नहीं सर, नहीं आए थे। जामिया में मैंने देखा वो डिलीटेड पोर्शन से नहीं आए हैं सवाल, लेकिन फिर भी मैं भी सेफ साइड में बच्चों को पूरा चीज पढ़ा देता हूं। सर सिलेबस वो पूरा वही डालते हैं, उसमें वो कोई मेंशन नहीं करते कि डिलीटेड। क्या वो डिलीटेड पोर्शन का कंटेंट आगे 11th 12th में काम, यानी 11th में तुम्हारे काम आ रहा है कि नहीं? सर कहीं ना कहीं काम नहीं आएगा, हम जहाँ कुछ पढ़ते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं काम नहीं आता है। एग्जैक्टली। डिलीटेड पोर्शन बच्चा इसलिए भी पढ़े ताकि उसको 11th में काम आने वाला हो। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल काम आता है। तो क्योंकि एनसीईआरटी से कांसेप्ट्स क्लियर थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा हो रखा था, तो मुझे मैथमेटिक्स में इतना डर नहीं था, मुझे था कि मैं स्कोर कर लूंगी। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से करना और जब आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हो तो इट्स अ टफ टास्क। उसके लिए आपको बिल्कुल जैसे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपने टाइमर लगा लिया कि 30 क्वेश्चंस हैं, मैं उनको 50 मिनट्स में या 40 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो हम कैसे उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। बैंक आप वहां से लगाती थी? यस सर, वो पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने लगाया था। अच्छा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। और उसके बाद फिर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे, एमसीक्यूज कैसे मैनेज करते थे? सर एनसीईआरटी मैंने फुल नहीं करी थी, बस डिलीटेड पोर्शंस के क्वेश्चंस देखे थे, क्योंकि एनसीईआरटी 9 10 में करी थी। आई वाज कॉन्फिडेंट कि फिर से लेके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है सर। मेरे पास 15 to 20 डेज का टाइम था जिसमें मुझे सब कुछ रिवाइज करना था, उतना टाइम नहीं था कि मैं एनसीईआरटी कर सकूं, तो मैंने वो डिलीटेड पोर्शंस के क्वेश्चन देखे थे। तो अब जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे उसको कैसे मैनेज किया फिर मैथ्स को लेकर? सर बस जैसे आज डेली का टारगेट रख देते थे कि आज इस ईयर का, और मैंने बैकवर्ड शुरू करा था। लोग 2000 से शुरू करते हैं, ऐसे नहीं, उल्टा शुरू करना चाहिए। अगर आप आज इस साल वाला देने वाले हो तो आप 2021 का पेपर पहले अटेम्प्ट करिए, फिर 20 का, फिर 19 का, 18 का। तो ऐसे में एक दिन डिसाइड कर लेती थी कि आज ये पेपर करना है, और हर सब्जेक्ट का। तो साइंस को लेकर कैसे मैनेज किया फिर? साइंस के 50 सवाल, और कैसे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि मैथ्स के पोर्शन तो मुझे पक्का पता होगा कि तुम्हारी बायोलॉजी कमजोर होगी, तो ये कैसे मैनेज किया तुमने? सर बायोलॉजी कमजोर इन द सेंस बायोलॉजी आती है, बट कहीं ना कहीं जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहती हूँ, जहाँ चीजें याद करनी पड़ती है, ज्यादा लॉजिक काम नहीं करता, तो उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। तो बायोलॉजी 9 10 में पढ़ी थी, अच्छे से एग्जाम्स दिए थे, बोर्ड भी अच्छे हुए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट टाइम वो आता है जब आप रिवाइज करते हो, वो सब्जेक्ट छूट चुका था अप्रैल में बोर्ड्स के बाद, सितंबर में आ गया था, और अब मैं पीसीएम की तैयारी में लग गई थी 11th की, तो बायोलॉजी से तो बिल्कुल वो छूट चुका था। तो स्टार्ट विद एनसीईआरटी, बेस्ट है, एनसीईआरटी ही बेस्ट है, साइंस में कोई और जरूरत। जहां तक मेरी एनालिसिस करती है अभी लास्ट पेपर्स जितने भी है सब एनसीईआरटी से यार। साइंस के लिए तो सर एनसीईआरटी बेस्ट है, उसमें कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की एक लाइन आपको पढ़ लेनी चाहिए अच्छे से, जितने बॉक्सेस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, डायग्राम्स हैं, आपके बैक एक्सरसाइज हो गए, इंडेक्स क्वेश्चंस हो गए, वो सब अच्छे से कर लिए थे, एक एक लाइन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। एएमयू बूस्टर स्पेसिफिकली बायोलॉजी की करी थी, क्योंकि मेरे टीचर ने रिकमेंड करा था, और इट इज सफिशिएंट। अगर आपको 9 10 की बायोलॉजी आती है और आप एएमयू बूस्टर कर लेते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द कांसेप्ट्स आर क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होते बायोलॉजी का। तो बिल्कुल मेरे जैसे लास्ट 17 साल 16 सवाल में से 13 14 सवाल तो एएमयू बूस्टर से दिख जाते हैं। हाँ, बस एक जो चैप्टर होता है वो डाइवर्सिटी वाला, उसमें बहुत दिक्कत रहती है, जो 9th का थोड़ा वो वाला टॉपिक, और ज्यादा पोर्शन भी कवर करता है। हाँ, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं तो ये करा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम आसान लगता था, तो वो तो मैंने पहले कर रखा था। एंट्रेंस से एक दिन पहले मैंने एनिमल किंगडम पूरा पढ़ा था, तभी फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम मैंने तभी पढ़ा था कि मुझे अगले दिन तक रिटेन हो पाएगा, अगले दिन तक वो रिटेन हो जाएगा, इसलिए मैंने वो चीज एक दिन पहले ही पढ़ी थी। तो ये बता सकती हो तुमने ओवरऑल कितना स्कोर के कितने सवाल अटेम्प्ट किए थे तुमने बायोलॉजी में? ओवरऑल टोटल कितने सवाल अटेम्प्ट किए थे? 84 या 85 होंगे। 84 85 होगा। और कितने सही हुए थे? सर उसमें से एक डिलीट हो गया था, तो अप्रोक्स 80 सही थे। 80 सही मान लो ना, तो अराउंड, हाँ
1 मार्क्स कटेगा तो 79 के आसपास तुम्हारे मार्क्स आए होंगे। 79 में जो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि भाई टॉपर है तो आना चाहिए, देखिए टॉपर आपके सामने बैठा हुआ, रैंक 179 70 80 मार्क्स में आपके सामने है रैंक, तो आप पूरा अटेम्प्ट करने के पीछे ना पड़े, ये ना है ना, बेटर है कि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करके आए। एक बात आती है, आपने एक अच्छी बात बताई यहाँ पे कि बेसिकली इंडो इस्लामिक और जीके को लेकर भी बच्चे थोड़े से वो होते हैं। इंडो इस्लामिक और जीके क्या कहेंगे आप, कहाँ से पढ़ना चाहिए इंडो इस्लामिक और जीके? सर मेरा मानना ये है कि आप कोई गाइड उठाएं, उससे अच्छा आप कोई एक्सपीरियंस टीचर से ये सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि सर गाइड और ये सब इसमें बहुत सारी न्यूमरस फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी डीप में नॉलेज होती है, और अगर आप कोई टीचर पढ़ाता है तो वो एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, तो अब इनके बारे में पढ़े, क्योंकि इंडो इस्लामिक एंड जीके एंडलेस टॉपिक्स, इनका कोई एंड नहीं है, इसमें जितना आप डीप जाओगे उतना आपको फैक्ट्स और नॉलेज मिलता जाएगा। तो उसमें अगर आप किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ें, जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले से बच्चों को मेंटोर करा है इन सब्जेक्ट्स में, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको सही गाइड करेंगे और वो आपको वो हॉट कोर टॉपिक्स बताएंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सही, अच्छा। तो एक खास जो आज के दौर में बच्चों को जरूरत है अनुश्री, वो ये कि आप 11th भी शुरू करें या 11th एंट्रेंस में फोकस करें, इस पे आप क्या क्या सजेशन है? क्योंकि आपके साथ भी एक दौर गुजरा है, क्योंकि आपके एग्जाम सितंबर में हुए थे, एग्जाम्स डिले और पोस्टपोन्ड होते जा रहे थे, तो आपने क्या किया था और क्या सही सजेशन होना चाहिए बच्चों के लिए, 11th एंट्रेंस या 11th में आ जाना चाहिए? सर मेरे टाइम पे तो बोर्ड्स के बाद, क्योंकि एंट्रेंस का कुछ डेट था नहीं और बाद में सितंबर ही आया था, तो मैंने अपनी क्लास 11 स्टार्ट कर दी, तो मैं रिकमेंड भी यही करूंगी 11th एंट्रेंस के लिए क्लास 11 रोकना। अगर आप कंपटीशन टारगेट कर रहे हैं, आप आईआईटी जेई या नीट टारगेट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड चॉइस, बहुत डेंजरस स्टेप होगा अगर आप सब कुछ छोड़ के क्लास 11th एंट्रेंस की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे नए नए 10th से आए होते हैं, उन्हें पता नहीं है कि 11th 12th में कौन सा बहुत बड़ा बवंडर उनका इंतजार कर रहा है। बहुत डीप सिलेबस है 11th 12th का, बहुत डिफिकल्ट भी है, और उसके लिए उसको एब्जॉर्ब करने के टाइम भी चाहिए। और अगर जैसे अब जुलाई में आपका एंट्रेंस आता है, तो आप जुलाई में एंट्रेंस देते हो, फिर अगर आप ऑलमोस्ट 1 महीना इंतजार करते हो, तो आपको सितंबर अक्टूबर हो जाएगा 11th स्टार्ट करते हो, जो बहुत डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 साल की मेहनत होती है, और आपको भी एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इतना एकदम से आप इतना डीप में चीजें पढ़ते हो। तो मेरा सजेशन यही है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास ऑलमोस्ट अगर एक बच्चा 24 जुलाई का पेपर है, 1 महीना अभी बचा हुआ ऑलमोस्ट ना, 1 महीने में वो आराम से अगर 11th एंट्रेंस को फोकस कर ले, उसको लग रहा है कि यार 11th एंट्रेंस में 1 महीने जम के पढ़ूं तो तैयार कर सकता हूँ, सिलेक्ट हो सकता हूँ, और मैं एंट्रेंस के तुरंत बाद, मैं रिजल्ट का इंतजार नहीं करूंगा, मैं तुरंत बाद 11th की तैयारी कर दूंगा, तो क्या ये बेटर ऑप्शन होगा उसके लिए? जुलाई के अगस्त में शुरुआत करे वो, अगर सर कर सकता है, पर मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे के कंसेप्ट इतने क्लियर है, मतलब 9-10 में अच्छी पढ़ाई करी है, तो इतना टाइम जरूरत नहीं है, 15 to 20 डेज इनफ होते हैं प्रिपरेशन के लिए, अगर आप बिल्कुल किसी चीज पे फोकस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 11th एंट्रेंस के लिए। लेकिन कंडीशन ना कि 9-10 उसको आनी चाहिए पहले से। हाँ 9-10 आनी चाहिए। अगर आपको 9-10 नहीं आती और आप एएमयू एंट्रेंस के बहुत ज्यादा है कि नहीं लेना ही लेना, तो फिर उसी पे टारगेट करिए, पर आप कॉन्फिडेंट हो कि 9-10 के कंसेप्ट क्लियर हैं और मैं इतना पढ़ लूंगा कि हाँ मैं कट ऑफ वगैरह क्लियर करके आ सकता हूँ आराम से, तो आप अपनी 11th स्टार्ट कर सकते हैं। 11th के बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर दीजिए, शुरू में इतना आपके पास प्रेशर भी नहीं आएगा, जो इनिशियल चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं आप उनको स्टार्ट कर दीजिए, और साइड बाय साइड आपकी 11th एंट्रेंस की तैयारी करते रहिए। सही, अच्छा है, बहुत शानदार। एक खास ये कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर बड़े बच्चे परेशान रहते हैं ना आजकल में, सब टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो ये टाइम मैनेजमेंट को कैसे तुम सजेस्ट करोगे, कैसे मैनेज करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट का एक ही फंडा रहता है कि आप या तो रात को सोने से पहले, सुबह के सबसे पहले अपना पूरा दिन प्लान करें कि इस टाइम पे ये करना है, ये टॉपिक्स हैं, और उसमें मेक श्योर करिए आप अपनी वो सब चीजें डाल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम ये करते जो हमें सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होता है, हम वो पूरे दिन का डाल देते, 2 घंटे ये पढ़ेंगे फिर 2 घंटे, और जो सब्जेक्ट हमारे वीक होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पसंद नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स वीक है उन्हें सबसे पहले करना है, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उन्हें करना जरूरी है। कहीं ना कहीं सब उन्हें डिले करते रहते हैं कि नहीं ये बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो आप अपना शेड्यूल बनाइए, डेली शेड्यूल, और उसमें वो सब चीजें डालिए कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये करना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर करना है, ये मॉक टेस्ट करना है, या ये क्वेश्चन बैंक करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो इससे टाइम मैनेजमेंट, और टेस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मॉक टेस्ट होगा कि मॉक टेस्ट 6 से 10 आराम से 10 मॉक टेस्ट तो आराम से देने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनल सजेशन टू द व्यूअर्स, क्या कहना चाहेंगे आप कि आप ना अगर मान ले कोई 1 महीने में अगर तैयारी करना चाहे तो क्या बेस्ट सुटेबल हो सकता है कि वो 1 महीने में तैयारी कर सकता है? कंडीशन तो आपने बता दिया, 9-10 अगर तैयार है तो मॉक टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए। आपका सजेशन क्या होता है बच्चों को, व्यूअर्स के लिए?
अगर आप अभी यहाँ अभी से जैसे अभी शुरुआत करते हैं 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, सबसे पहले आप क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर एक की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। आपने 9th 10th कैसे करी वो हमसे ज्यादा आप ऑब्वियसली आप ये अच्छे से जानते हैं। तो आप पहले अपने खुद को मतलब सर्च करिए कि हाँ मुझे इतना आता है, मुझे 9th इतनी आती है, 10th इतनी आती है, ये टॉपिक्स वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है। उस हिसाब से अपने शेड्यूल प्लान करिए कि मुझे जैसे किसी का अगर फिजिक्स वीक है तो आप फिजिक्स की एनसीईआरटी लेके बैठिए, किसी का बायोलॉजी वीक है तो उस हिसाब से। और जैसे मेरे को मैथ्स में इतना डर नहीं था तो मैंने एनसीईआरटी नहीं करी थी, बट इसका मैथ थोड़ा वीक है वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करे, ताकि उसको एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में बिल्कुल क्वेश्चन देख के डरे ना, एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, 1-2 मिनट कम से कम उस क्वेश्चन पे दे, हो सकता है वो हो जाए। और जैसे इंडो इस्लामिक और जीके हो गए, तो जिनको लगता है कि साइंस और मैथ हमारा इतना अच्छा नहीं है, अगर हम पूरी कोशिश भी कर लें तभी हम उसमें इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप इंडो इस्लामिक जीके में अपना टाइम दीजिए, क्योंकि आपको एक सेट टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने तो यही करा था, इंडो इस्लामिक जीके मैंने करने की कोशिश करी थी पर मुझसे नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं फैक्ट्स लर्न कर लूं, पर्सनैलिटीज के बारे में लर्न कर लूं, पर नहीं हुआ। तो मैंने उन अपने 80 मार्क्स पे कंसंट्रेट करा था, जिसकी वजह से ये रैंक आई थी। पर अगर आपका मैथ और साइंस इतना स्कोर नहीं है और आपको ही पता है कि नहीं हो पाएगा, अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी, तो आप इंडो इस्लामिक जीके पे अपना ध्यान बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें स्कोर करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए। तो बच्चा अगर तैयारी कर ले तो उसको फाइनली अपने आप को जज करने के लिए क्या करे, वो कितनी तैयारी हुई, उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सब साफ साफ बता रही हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप कोई भी ईयर लीजिए, आप प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए, उसके क्वेश्चंस 2 आवर का बाउंड टाइमर लगाकर आप वो पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए, देखिए कितना कर पा रहे हैं। जो गलत हुआ, अच्छा आपने कहा मिस्टेक करी, क्या हुआ, और फिर नेट पे आजकल इतना डेटा पड़ा था, कट ऑफ देखिए आप कितने मार्क्स ला रहे हैं, उस साल का कट ऑफ कितना गया था, क्या आप उसे क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आप अपनी परफॉर्मेंस जज करिए। और आजकल इतने मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, सर आप भी मॉक टेस्ट कराते हैं, मैंने भी मेरी क्लासेस की टेस्ट सीरीज ली थी स्पेशली, क्योंकि आप जब डिफरेंट जगह की चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे आप कोई और इंस्टीट्यूशन या कहीं आप कहीं पर पढ़ रहे हैं और आप कहीं और का टेस्ट, तो आपको वहां पे एक्सपोज होगा, वहां पे आपको और डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा। आप अपने यहाँ फर्स्ट आते हैं पर आप कहीं और इंस्टीट्यूशन का टेस्ट देते हो तो आप वहां पे कहाँ आपकी स्कोर कर कहाँ लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे टेस्ट सीरीज से ये फायदा हुआ था। हमें तो इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठना, हम तो सबको नहीं जानते, हम अपने इंस्टीट्यूट का टॉप कर सकते हैं पर आप कहीं और का पेपर देते तो आपको पता चलेगा अच्छा वहां के स्टूडेंट्स के बीच में मेरी क्या रैंक है, क्या मैं यहीं का टॉप हूँ कि हाँ वहां पे मैंने अच्छा परफॉर्म करा। तो हम मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन से अपने को फुल 100% जज कर सकते हैं। सही, बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया अनुश्री। तो फाइनली हम लोग ना अनुश्री गुप्ता से बात कर रहे थे और आपने ये देखा कि इसकी सक्सेस स्टोरी में एक बड़ी खास बात है कि इसने कैसे अपने 11th के साथ साथ अपने 11th एंट्रेंस को मैनेज किया। और क्या सच में आप बोलते हैं कि सर 20-25 दिन में तैयारी की जा सकती है। 1 सितंबर को डेट आया था, जहां तक मैं याद आ रहा है 1 सितंबर का डेट अनाउंस हुआ था, ये बच्ची ऑलरेडी 11th की तैयारी में लग चुकी थी। 11th आईआईटी का सपना है, ऐसा कोई आसान चीज नहीं होता है। ठीक, बच्चों को मैं बोलता हूँ डेडिकेशन, हार्ड वर्क और एक चीज की आपकी जरूरत होती है। आपका 9-10 का कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा होना चाहिए। अपने आप को एंट्रेंस के थ्रू ही अपने आप को तैयार करो कि यार वो हमें 5 से 6 घंटे मांगता तो हम 5 से 6 घंटे का हैबिट अभी से क्यों ना डाल। तो ये एक बहुत फायदेमंद होता है। तो आपने इस बच्ची का पूरा सक्सेस स्टोरी को देखा और कैसे इसने 1 सितंबर से 24 सितंबर या 26 सितंबर को पेपर हुआ था और कितने 20 से 25 दिनों में बहुत शानदार तरह से इतने अच्छे रैंक लाके दिखा दिया। और ये प्रूफ है आपके सामने। तो बिल्कुल आप भी ऐसा मैनेज कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो थैंक यू अनुश्री, आपको हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए दोस्त। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल पर नए आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स के लिए हम लोग आते रहेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।